नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। क्या अब रुपए में गिरावट रुक जाएगी, थम जाएगी और रुपया और मजबूत होगा? आरबीआई ने कुछ मास्टर प्लान तैयार किए हैं और उस पर एक्शन लेना भी शुरू कर चुका है। आज की वीडियो में उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि आरबीआई का ये प्लान क्या है, कैसे रुपए में गिरावट रुकेगी। बहुत लोग पिछली वीडियो में पूछ रहे थे जब मैंने बताया था कि भारतीय रुपया पाकिस्तान के रुपए से भी ज़्यादा गिर गया है, तेज़ी से गिर रहा है और एशिया में सबसे ख़राब करेंसियों में से एक बन चुका है। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि रुपया गिर रहा है, हमसे क्या मतलब, रुपया गिरने से हमसे क्या, इसको क्यों कर रहे हो, बना रहे हो या वैसा वगैरह वगैरह। तो देखिए, रुपया अगर गिरता है, रुपये की प्राइस डाउन होती है तो सीधा सीधा आप पर फर्क पड़ता है। चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हो, कहीं नहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, खा रहे हो ना, तब भी आप पर फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो इसीलिए रुपए को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर समझदार इंसान हैं आप तो मेन जगह नब्ज पकड़ेंगे। मेन नब्ज यही है, रुपये को कैसे बढ़ाया जाए, रुपये को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब पर। बाकी चीज़ों पर तो मतलब विरोध करना या मुद्दे उठाना ये सब तो चलेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाना चाहिए वो इस पर उठाना चाहिए, ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि रुपया क्यों गिर रहा है, इसको कैसे काबू में करोगे और इसको कैसे मजबूत करोगे। सब कुछ इसी से लेना देना है, इसीलिए मैं इस पर बात उठाता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। आज इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात, अपनी किताब आ चुकी है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब खरीद सकते हैं। हर साल में एक बार वार्षिक अंक लॉन्च की जाती है। ज़बरदस्त रिस्पांस आता है, खूब पसंद आती है सबको, और इस बार भी आज गई है। इस बार के एडिशन में और भी नई स्ट्रेटजीज, नए तरीके, नए तौर तरीके और नए तरीके के क्वेश्चंस ये सब ऐड किए गए हैं। बाकी करंट अफेयर तो नया होता ही है, लेकिन स्टैटिक जीके का भी पोर्शन थोड़ा सा और ऐड ऑन किया गया है। तो ये करंट अफेयर के की जो बुक है ये आप ऑनलाइन ले सकते हो फ्लिपकार्ट के माध्यम से। नीचे यहाँ पर एफिलिएट का लिंक बन रहा होगा, उससे जाकर परचेज कीजिए। वहीं पर आपको डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप समय के अनुसार उसको अप्लाई करके और कम दाम में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में पूरा संपूर्ण कवरेज रहेगा, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप अगर किसी भी इनमें से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, इन सब के लिए करंट अफेयर में रामबाण है ये, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए जबरदस्त किताब, आप इसे तुरंत परचेज कीजिए। टॉपिक पर आते हैं, रुपया क्यों जरूरी है। तो देखिए, रुपया जो है अगर कमजोर होगा, जो भी चीज़ें विदेश से खरीद रहे हो, तो समझो सबसे पहले तो असर उस पर पड़ेगा कि वो चीज़ें आपको कंपैरेटिवली महंगी दिखने लगेगी, महंगी ज़्यादा महंगे में मिलेगी, क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है। मतलब आप समझो, जैसे जैसे बाहर से कोई चीज़ आप $1000 में लेते हो। अब $1000 में लेते हो तो 1000 की जो वैल्यू है $1000 की, वो आज के टाइम पर रुपए के रूप में 95,000 के आसपास में है। अब 95,000 आप लगाते थे, है ना, 95,000 लगाते हो, तब आपको $1000 में सामान मिलता है, ठीक है, 95,000 रुपये लगाने में। अब यही मान लो आपको 100, $1 बराबर 100 रुपये अगर हो जाए, तो यानी 1,00,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे यही $1000 के सामान को खरीदने में। यानी 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दिए, 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दिए सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये गिरने पर। आपको 5,000 का इफेक्ट देखने को मिल गया। और सोचो, जब आप $1 बिलियन में परचेज कर रहे हो, जब आप $1 मिलियन में परचेज कर रहे हो कोई चीज़, तो कितना ज़्यादा ये अरबों का नुकसान होगा या चीज़ें महंगी होंगी। अब जब महंगा होगा तो व्यापारी अपने घर से तो देगा नहीं। व्यापारी क्या करेगा, जो चीज़ें जब वो महंगे में पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको महंगे में बेचेगा। अब जैसे कि पाम ऑयल हुआ, बाकी की जो चीज़ें हुई, जैसे कि रसोई गैस हुआ, उर्वरक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हुई, वो जब महंगे में पाएगा तो वो और महंगे में बेचेगा। जब वो और महंगे में बेचेगा तो आप एज ए आम आदमी जब कोई भी चीज़ दुकान से जाओगे खरीदने, तेल, साबुन या बाकी जो चीज़ें हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मोबाइल गए लेने, लैपटॉप गए लेने, कैमरा गए लेने, या कुछ भी लेने, वो चीज़ें आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो एक तो सीधा सीधा असर ये हुआ रुपए की वैल्यू गिरने से। दूसरी बात कि आपकी एक ग्लोबल जो इमेज है वो भी डाउन होती है ना, कि आपकी करेंसी लगातार गिर रही है। मतलब इकोनॉमी में जो है भरोसा नहीं है लोगों का। जब इकोनॉमी में भरोसा नहीं है तो इन्वेस्टर्स और कम आने लगते हैं। जब इन्वेस्टर और कम आएंगे और जो यहाँ पर पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं वो जब अपनी मजबूती नहीं देख रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो पैसा निकालने लगेंगे। तो होता नहीं है कि मतलब जैसे भेड़ चाल वाली बात हो जाती है, एक बार गिरना शुरू हुआ तो फिर शेयर मार्केट हुआ हर जगह पर, वहाँ पर अफवाहें या फिर कोई चीज़ सेंटिमेंट बहुत तेज़ी से हावी होता है।
होता है। तो जैसे ही कम होगा तो तुरंत और निकालना शुरू कर जाएंगे। तो इससे अगर कम होना शुरू होता है तो और तेजी से कम होना शुरू हो जाता है ना, और बढ़ने में टाइम लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। अभी आप यहाँ पर भी देखो तो मई के अंत तक विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 23 अरब डॉलर के शेयर भारतीय बाजारों में बेच डाले। 23 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के शेयर जो है, जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने बेच दिया, बेच करके वो निकल गए अपना पैसा लेकर के। क्यों? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि लगातार पैसा, रुपया कमज़ोर हो रहा है। स्थानीय शेयर बाजार से विदेशी पूंजी के बाहर जाने से भारत के लिए चालू खाता घाटे को संतुलित करना यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रुपये को मजबूत करना। इसलिए आरबीआई बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि देर से आई है, लेकिन ठीक है, जब ही आई हैं, जब जागो तभी सवेरा। अब वो स्टेप्स उठाने शुरू किए हुए हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है रुपए की वैल्यू गिरने से। जैसे मान लो आप जो है विदेशों में रहते हैं, तो विदेशों में रहते हैं तो भारतीय चीज़ों के शौकीन हैं, भारत से ही जुड़े हैं। अगर भारतीय मूल के हैं, विदेशों में जॉब कर रहे हैं, तो भारतीय चीज़ों का वो ज़्यादा उपभोग करेंगे। तो वहाँ पर आपको भारतीय चीज़ें कंपेरेटिवली सस्ती मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा, ये भी केसेस अब देखने को मिल रहे हैं, होता नहीं है कि नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं सब लोग। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपना माल बेचे रहते हैं वहाँ पर, लेकिन पेमेंट होल्ड किए रहते हैं, पेमेंट नहीं ले रहे हैं। वो पेमेंट नहीं ले रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और गिरे तब लें। जब और गिरेगा तब लेंगे, तो वो डॉलर में लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब इनकैश कराएंगे तो वो रुपये में आएगा, तो उससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, कुछ लोग को फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो लोग भी फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट हैं, उनमें जॉब करते हैं या उनके थ्रू उनमें पैसा आता है, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हों या जो भी हो, वो सब का भी जो आता है पैसा वो डॉलर में आता है, तो उनको भी फायदा होता है। लेकिन वो सब क्षणिक मात्र है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखने को मिलेगा वो घाटे वाली बात है। खैर, अब यहाँ आरबीआई ने क्या क्या एक्शन लेना शुरू किया है इसको देखते हैं। तो आरबीआई ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं, आप जानते हो ये गवर्नर होते हैं, गवर्नर तो संजय मल्होत्रा जी हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक रोहित जैन जी हैं, जो भी हाल फिलहाल में ही नियुक्ति हुई थी कुछ महीनों पहले। तो इन्होंने कहा है कि सभी जो देश के बड़े बड़े सरकारी और देश के बड़े बड़े जो प्राइवेट जो बैंकें हों, उनको उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई विदेशी मुद्रा जुटाने का प्रयास करो, फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट करो, क्योंकि जितनी विदेशी मुद्रा आप भंडारण करोगे उतना ही अपना फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा। फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा तो उसी के अनुपात में ही करेंसी छपती है, उसी के अनुपात में ही रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है, इसको और मजबूत करने पर यहाँ आरबीआई कह रहा है, इसके लिए ना जो एनआरआईज हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो ऐसे इंडियंस जो भारतीय मूल के हैं, विदेशों में जाकर के रह रहे हैं और अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं, या फिर वो अपने पैसे को बैंकों में रखते हैं, भारतीय बैंकों में रखते हैं, उनसे आप बातचीत करो और कहो कि आओ भैया और पैसे रखो। आप अपना विदेशों में बैंकों, विदेशी वाले बैंकों में मत रखो, अपने देश वाले, अपने गांव वाले बैंकों में रखो। वहाँ पे रखोगे ना तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। ये कह रहे हैं कि डिपॉजिट स्कीम चलाओ और उसके बाद जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंकें हैं उनमें ज़्यादा स्कीम चलाकर ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पे करो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पर रखें। अब वो पैसे वहाँ से रखेंगे, डॉलर में रखेंगे। डॉलर जब यहाँ पर रखेंगे, जैसे होता नहीं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट कराने को ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करा दिए मतलब आपने 1 साल के लिए ये कह दिया कि अब हम 1 साल तक पैसे नहीं निकालेंगे। तो पैसा क्या बैंक में रखा रहता है? नहीं। आप पैसा दिए नहीं, आज दिए, कल ही वो लेकर के बैंक निकल लेगा, अपना दूसरा काम करेगा, तो वो आपका अमाउंट जमा होता है। तो आपने 1 साल की सिक्योरिटी उसको दे दी कि चलो हमारा पैसा 1 साल तक नहीं निकलेगा। विषम परिस्थितियों में भले ही निकाल लें, एफडी उड़ा लें, लेकिन 1 साल तक हम नहीं निकलेंगे। तो बैंक कहता है चलो ठीक है, तुम इतना फिक्स हो गया कि हाँ इतना तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही जब इनसे एनआरआई से कहा जाएगा कि आप इनको, ये कहा जाएगा ज़्यादा डिपॉजिट स्कीम के जरिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब रखो अपने बैंक में, तो फिर ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, डॉलर ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो फिर उससे करेंसी मजबूत होगी। यहाँ पर आरबीआई ने ये कहा है, देखिए कि लगभग सभी बड़े बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में भी 200 से 300 बेसिस पॉइंट, मतलब 2 से 3%, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, तो 200 से 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। तो मतलब 2 से 3% इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिया है। 5.25 से 7.1% तक ब्याज मिल रहा है। सोचो,
अगर आप वैसे जाओगे सेविंग अकाउंट खुलवाने तो आज के टाइम पर 2% या 2.5% मिल रहा है इंटरेस्ट, और वैसे भी बाकी बैंक चार्ज इधर उधर का किसी न किसी तरीके से काट कूट के एकदम और कम ही कर देते हैं, माइनस में ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉरेन में रहते हो और पैसा जमा करते हो तो देखो इतना इफेक्टिव, मतलब जितना एफडी में भी नहीं मिल रहा है आजकल, फिक्स डिपॉजिट में भी उतना इंटरेस्ट यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव प्राइस देने की बात कर रहे हैं। तो ये करने से जिससे क्या होगा कि यहाँ आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई इस सब की पूरी हेजिंग कॉस्ट का बोझ खुद उठा रहा है। आरबीआई कह रहा है तुम्हारा जितना भी लॉस होगा बैंकों का या जितना भी एक्स्ट्रा पड़ेगा बर्डन, उसको आरबीआई झेलेगा, उसको आपको नहीं झेलना है। आप बस अपने अपने कस्टमर्स को से कहो कि ला करके पैसा जमा करें बस किसी न किसी तरीके से। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर ये होता है, सक्सेस रहता है और ऐसा होने लगता है, तेजी से लोग पैसे अपना लाने लगते हैं। वैसे भी भारत देखो, रेमिटेंस इसे कहते हैं, वैसे रेमिटेंस मतलब कि भारतीय मूल के अगर कोई विदेश में रह रहा है वो अपने परिवार वालों को पैसा भेज रहा है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो भारत वैसे भी रेमिटेंस के मामले में सबसे नंबर 1 पर आता है और ये हमेशा से ही टॉप पर रहा है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वाला कंट्री भारत है, उसके बाद मैक्सिको है। खैर, तो यहाँ पर इस संघर्ष के दौरान जो मुद्रा की वैल्यू गिरी हुई है उसको मजबूत करने के चक्कर में आरबीआई ने समय समय पर अपना जो खजाना है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसको खर्चा है, उसमें से डॉलर निकाल करके खर्चा है, जिससे करेंसी बची रहे, नहीं तो अब तक 100 पार कर गई होती। तो देखिए, बताया जा रहा है कि शुरुआत में देखिए कितना था, शुरुआत में ये 728 अरब डॉलर था फरवरी के आसपास में, लेकिन युद्ध वगैरह चला, खूब इधर उधर उठा पटक हुई और भारत का जब रुपए की वैल्यू गिर रही थी तो भारत ने खूब खर्चे भी, तेल भी खूब ज़्यादा महंगा मिल रहा था तो भारत को डॉलर में ही खरीदना होता है, तो उससे भी दिक्कत आई। तो इसलिए अब आज के टाइम पर देखिए 681 बिलियन डॉलर ही रह गया। सोचिए 728 से 681, मतलब आप 28 उधर ले लो, 29 इधर ले लो, तो 57 बिलियन डॉलर तो हम लोगों ने खर्च डाले हैं ऑलरेडी। तो इतना जो है 57 बिलियन डॉलर थोड़ा मोड़ा रकम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो इतना हम लोगों ने बस 3 से 4 महीनों में ही खर्च डाले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फॉरेक्स रिजर्व को और बढ़ाया जाए। अब इससे कितना फंड आएगा, तो एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अर्थशास्त्री जो हैं, बाजार विश्लेषक जो हैं, मार्केट एनालाइजर, वो सब कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ये सक्सेस रहता है आरबीआई के ये कदम, तो इससे बड़े पैमाने पर आएगा, रुपया मजबूत होकर के 92 से 93 तक पहुंचेगा। मतलब जो 95-96 के आसपास में है वो 2 से 3 रुपये 4 रुपये तक मजबूत हो जाएगा। अब आप कहोगे 2-3 रुपये से क्या होगा, बहुत कुछ होगा भाई। अगर आप देखो तो ये इस समय इतना तेजी से गिर रहा है, इसलिए लग रहा है कि इतने से क्या होगा, वरना 2-2, 4-4, 10-10 साल में 1-2 रुपए तक गिरावट आती थी। ये तो पिछले 2-4 सालों से, कोविड के बाद से बहुत तेजी से गिरावट आनी शुरू हुई और उसके बाद से साल दर साल यहाँ 5%, 6% की गिरावट आ रही है, इसलिए इतना वैल्यू नहीं लग रहा है। नहीं तो ये 2 से 4% भी सोचो, इसमें ही आरबीआई के पसीने आ गए हैं कि 92 रुपये तक लाने में। अगर ये 92 रुपये तक भी ला लेता तब भी वो बड़ी बात होगी। खैर 30 से 50 बिलियन डॉलर आएगा तब इतना होगा, और इसके लिए आरबीआई ने बैंकों के लिए जो बहुत सारी पाबंदियां थी उनको भी हटाना शुरू कर दिया है। अब जब पाबंदियां हटती हैं, आरबीआई की मजबूरी है, पाबंदियां हटेंगी तो उसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठाएंगे, कुछ लोग इधर उधर स्मगलिंग या फिर वो जो हवाला कारोबारी है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी करो, कुछ भी करो, पैसा आए, ये इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर ये तो स्टेप्स हैं आरबीआई के। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने पर पूरी तरीके से अब जोर दे रहा है, कुछ स्टेप्स और उठा रहा है, जैसे कि यूएलआई स्कीम वगैरह है, यूएलआई को और ज़्यादा मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। यूनिफाइड लैंडिंग स्कीम, मैंने आपको बताया था यूपीआई के तरीके से यूएलआई आएगा, और इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, आप यूएलआई एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। जैसे आप यूपीआई से फटाफट पेमेंट करते हो ना, ऐसे ही यूएलआई है जिससे फटाफट से आपको लोन मिल जाया करेगा छोटे छोटे अमाउंट में। तो उससे क्या होगा कि जब छोटे छोटे अमाउंट में ज़्यादा लोन मिलेगा तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करोगे, जब ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो फिर ज़्यादा आपको, जैसे यूपीआई आने से क्या हुआ कि आपको इफेक्ट नहीं होता है, पड़ता है कि आपको कितना भी पेमेंट करना रहे, 100 करना रहे, 1000 करना रहे, 10,000 करना रहे, तो आपको उतना महसूस नहीं होता। लेकिन वही 5,000 अगर आपको गिन करके देना रहे तो ज़्यादा महसूस होता है। तो ऐसे ही यूएलआई आ जाएगा, जब फटाफट से आपको लोन मिलता रहेगा ना, 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का, तो फिर आप ज़्यादा खर्च करोगे। जब ज़्यादा खर्च करने लगोगे तो फिर वैसे ही इकोनॉमी को और ज़्यादा फायदा होगा, काट कूट करके जीएसटी सरकार के ही खाते में जाना है लास्ट में, है ना। तो यूएलआई स्कीम को और ज़्यादा फोकस करने पर भी सरकार काम कर रही है, आरबीआई काम कर रही है। खैर, भारत का रुपया गिर रहा है लेकिन दूसरे कई एशियाई देशों की मुद्रा मजबूत कैसे हो रही है, अब यही सबसे बड़ा सवाल आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक चार्ट दिखाया था कि देखिए
1 जनवरी से लेकर के अगर जून तक का भी बदलाव देखें तो उसमें देखिए भारतीय रुपया जो है वो 6.4% की गिरावट उसमें आई हुई है। बाकी के देशों में भी गिरावट है लेकिन बहुत कम आई है, जैसे 0.2% या 0.5%, 0.6% ऐसे ऐसे। और उसमें कुछ ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, इनकी करेंसी में ग्रोथ भी देखी गई है, मतलब इनकी करेंसी बढ़ी है। अब इनकी करेंसी मजबूत हुई है, भारतीय करेंसी लगातार गिर रही है और वो भी इतना गिरी है, तो ये निश्चित ही यहाँ पर सोच विचार का विषय है। आरबीआई को इसको लेकर के और ज़्यादा सजग होना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, बाकी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पूरा इतिहास मैंने आपको बताया ही था। और इस किताब को ज़रूर ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप फ्लिपकार्ट का लिंक और अमेजन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।